Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain Computer Science 12 paper, past paper, that is 2024, Group 1 and Section C. तो आइए हमें स्टार्ट करते हैं. Write down a C++ program that finds the area and perimeter of a square. एक स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना. स्टार्ट किया हमने. फ्लोट साइड ले लिया, एरिया ले लिया, पेरीमीटर ले लिया एज ए फ्लोट वेरिएबल. एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर मैसेज दिया, साइड यहाँ पे गेट कर ली वेरिएबल साइड में. फिर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए साइड टाइम साइड से मल्टीप्लाई कर लिया. पेरीमीटर के लिए हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया साइड को. ठीक है. इसके बाद डिस्प्ले किया सी आउट एरिया इक्वल टू एरिया की वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे, एंड लाइन कर देंगे, और फिर पेरीमीटर के आगे हम पेरीमीटर की वैल्यू को शो कर लेंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट और ऑप्शन इसमें क्या है, पॉइंटर इन C++. क्वेश्चन इसमें था व्हाई वी यूज पॉइंटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. यूज पॉइंटर आर यूज्ड टू एक्सेस मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड फंक्शन आर्गुमेंट पासिंग बाय रेफरेंस. ये सब के सब फीचर्स होते हैं इसमें पॉइंटर में. Declaration versus initialization. Declaration define a pointer variable. Initialization assign an address to that pointer. हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल इंटीजर a इक्वल टू 10. ये मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया और वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी उसी के साथ ही. ठीक है. इंटीजर पॉइंटर लिखा, ये मैंने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया. फिर मैंने क्या किया, एंड के एड्रेस को साइन कर दिया पॉइंटर को. ठीक है. अब देखिए, सपोज यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास है जी 10, और ये मेमोरी के एड्रेस पे सपोज स्टोर है नंबर 101 पे. ठीक है. अब जो पॉइंटर p होगा, पॉइंटर p क्या करेगा, पॉइंटर p इसके एड्रेस को फॉलो करेगा 101, और 101 पे क्या स्टोर है, 101 पे 10 स्टोर है. ठीक है. जब मैं सी आउट करूंगा ना, अगर मैं सी आउट करता हूं पीटीआर को, तो मुझे इसका एड्रेस शो करेगा. तो उसकी आउटपुट क्या देगा, आउटपुट मुझे दिखाएगा 101, उसका एड्रेस को शो कर रहा होगा. ठीक है. और जब मैं सी आउट करूंगा पीटीआर से पहले एस्ट्रिक लगा दूंगा, तो अब क्या करेगा, अब वो मुझे इसकी वैल्यू शो करेगा, डेट इज 10. ठीक हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं. Write a C++ program that contains two integer data members which are initialized to 100 when an object is created. जब आप object create करें तो वो 100 से initialize हो जाए. It has a member function average that display the average of data members. Okay. Class, my class आपने ली, और इसमें आपने 2 variables declare कर दिए. आपने access specifier नहीं लिखा तो by default private होता है. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है. इंटीजर a, b आपने 2 वेरिएबल लिए. ठीक है. माई क्लास आपने क्या किया, क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया डायरेक्टली. ठीक है. a इक्वल टू b और b इक्वल टू 100. a और b माई क्लास के अंदर मैंने डिफाइन क्यों नहीं किए, क्योंकि ये ऑलरेडी इस क्लास के ही वेरिएबल है, यानी कि इस फंक्शन में मैंने डिफाइन नहीं किए थे इस मेथड में, बल्कि ये ऑलरेडी ही इस क्लास के डेटा वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं. a इक्वल टू b, b इक्वल टू 100, और मैंने क्या लिखा इसके बाद, वॉइड एवरेज लिखे. ठीक है. वॉइड एवरेज, और एवरेज में क्या लिखा, सी आउट एवरेज इक्वल टू a प्लस b को ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल ली. ठीक है. यहां तक मेरी क्लास एंड हो जाती है. इसके बाद इंटीजर मेन लिखा, माई क्लास obj, ये मैंने क्लास का नाम लिखा, आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा. यूं ही मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा. कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर a की वैल्यू b को दी जा रही है जो कि 100 है, और b को भी क्या मिलेगा, b को भी 100 मिल जाएगा. तो मैंने a और b की वैल्यू को गेट किया. फिर मैंने एवरेज को मैंने कॉल किया थ्रू ऑब्जेक्ट obj,
इस क्लास का ऑब्जेक्ट था ओबीजे डॉट एवरेज को कॉल किया, तो एवरेज में क्या लिखा हुआ है, एवरेज में सी आउट एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 मींस 200 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इज 100। ओके, सी आउट करेगा एवरेज इक्वल टू 100 और इसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था जिसमें वो आपसे ये करवाना चाहता था, कॉन्सेप्ट पूछना चाहता था कि आप कंस्ट्रक्टर में कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जांपल। मैंने बहुत दफा इसकी एग्जांपल दी हुई है, फिर मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, वेरिएबल्स, ये देखिए मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं इंटीजर a इक्वल टू 5, तो मैं क्या करता हूं, मैं a प्लस प्लस लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक वेरिएबल a लिया जिसकी वैल्यू 5 है और इसमें मैंने एक का इंक्रीमेंट भी कर दिया, तो ये वेरिएबल है जिसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। इस तरह मैं कांस्टेंट लेता हूं, मैं कहता हूं कांस्ट लिया मैंने, कांस्ट वेरिएबल b, इंटीजर b, यहां पे मैं इंटीजर b लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इंटीजर b, कांस्ट इंटीजर b इक्वल टू 10 लिखा। ठीक है, और मैं कहता हूं b प्लस प्लस, जब मैं b प्लस प्लस लिख के एंटर करूंगा तो वो मुझे वो एरर देगा। क्यों, वो कहेगा कि आप तो कांस्टेंट इसको डिक्लेयर कर रहे हो, तो कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती, जो आप वैल्यू फिक्स कर दे वही वैल्यू रहती है। तो ये मैंने इंटीजर और कांस्टेंट की आपको वेरी सिंपल एग्जांपल दे दी। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखना है तो जस्ट आप क्या कर सकते हो, आप इससे पहले मेन लिख ले और मेन को क्लोज कर ले बस। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। Explain the use of following in C++ by using example continue statement and exit function। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर इंटीजर इक्वल टू 1 से लेके कहां तक मूव करेगा, 5 तक मूव करेगा, 1 2 3 4 5 तक मूव करेगा, जब तक लेस देन इक्वल टू 5 आई में प्लस प्लस करे। वो कहता है कि आई इक्वल टू 3, कहते हैं जब कभी आई इक्वल टू 3 होगा तो वो कंटिन्यू करेगा और सी आउट क्या करेगा, नेक्स्ट सी आउट आई करेगा। यानी इसका मतलब क्या है, जब एक्स आई की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो नेक्स्ट वो क्या करेगा, सी आउट आई की वैल्यू क्या कर देगा, आई की वैल्यू 1 डिस्प्ले कर लेगा। सपोज यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ, यहाँ पे 1 कर देगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर चेक करेगा 2 इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू नहीं करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ क्या मूव करेगा, नेक्स्ट क्या लिख देगा, 2 लिखेगा यहाँ पे, साथ ही उसके लिखेगा। ठीक है, उस पर थोड़ा सा स्पेस देके, इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, वो देखेगा 3 इक्वल टू 3, यस, तो कंटिन्यू क्या करेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा, इसको दोबारा फिर बॉडी की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो दोबारा चेक करेगा 4 इक्वल टू 3, नो, तो क्या करेगा, यहाँ पे 4 लिख देगा, फिर 5 लिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया, 3 को स्किप करवा दिया, क्योंकि कंटिन्यू जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू उसी प्लेस से वो बॉडी की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एग्जिट 0 क्या करता है, एग्जिट 0 टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, प्रोग्राम को जब हम फॉर एग्जांपल अगर हमने मेन मेन्यू यूज करना है, हम कहते हैं 1 पे ये काम करे, 2 पे ये काम करे, 3 पे ये काम करे, जब मैं 4 प्रेस करूं तो एग्जिट कर दे। ठीक है, तो आप उस वक्त यूज कर सकते हैं एग्जिट को। क्वेश्चन नंबर 5 का, और write down the importance of using function in C++, also explain the following components of function definition, function call। जी, इंपॉर्टेंस क्या, प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, हम कोड को एक बार लिखते हैं और बार बार यूज करते रहते हैं, एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बनती है, रिड्यूस रिडंडेंसी, जो हमारा कोड होता है डुप्लीकेशन हम बार बार लिखना नहीं पड़ता इसमें। फंक्शन डेफिनेशन, ये हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये हमारी रिटर्न टाइप होती है, इंटीजर रिटर्न टाइप इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है। ठीक है, बुलियन भी हो सकती है। ऐड इंटीजर ए इंटीजर बी, ये मैंने आर्गुमेंट पास कर लिए, फंक्शन का नाम ऐड था, और यहाँ पे क्या करेगा, इसके बाद बॉडी में क्या लिखा, रिटर्न ए प्लस बी रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने क्या लिखा हुआ, इंटीजर लिखा हुआ है। जब आप रिटर्न डेटा लिखते हैं तो वहां फंक्शन लाजमी वैल्यू को रिटर्न करता है,
अगर वॉइड लिखते तो फिर रिटर्न इसमें लिखना लाजमी नहीं था। फंक्शन कॉल मैं इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू ऐड 2,3 करता हूं। अब देखिए तो राइट साइड पहले आपको पता राइट साइड सॉल्व होगी, राइट साइड में आपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, 2 की वैल्यू रिसीव करेगा ए और 3 की वैल्यू रिसीव करेगा बी। जो भी आंसर आएगा वो यहां से रिटर्न करेगा और इसकी जगह लिख दिया जाएगा आंसर। जब इसकी जगह आंसर लिख दिया जाएगा तो इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू वो वाला आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर 2 + 3 5 आ रहा तो इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू 5 लिखा जाएगा इधर। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। Write a C++ program that input a positive integer and print whether it's a prime or composite। एक नंबर लो और उससे ये पता करो कि वो पॉजिटिव नंबर है या प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर होता है वो किसी पे डिवाइड नहीं होता और कंपोजिट नंबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इंटीजर नम आई फ्लैग इक्वल टू 0 लिखा है, किसने लिखा देखते हैं हम। एंटर अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर एंटर किया, वो किस में स्टोर करेगा, वेरिएबल नम में स्टोर कर लिया। अगर नंबर लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो ये मैसेज दे दे कि नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एल्स क्या करे, उस नंबर से लेके 2 से लेके उस नंबर के लेस तक वो चेक करता रहे। अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है इक्वल टू 0 दे देता है तो फ्लैग में क्या भेज दो, फ्लैग में 1 भेज दो, जो कि इंडिकेशन होगा कि ये नंबर डिवाइड होने वाला नंबर है, ये नंबर डिवाइड हो जाता है। और फिर ब्रेक कर दे, इमीडिएटली ब्रेक कर दे। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब फ्लैग इक्वल टू 0 होगा क्योंकि फ्लैग 1 के केस में वो क्या रखा हुआ डिवाइड हो जाता है। फ्लैग इक्वल टू 0 कहां से लेके आएगा, बाई डिफॉल्ट मेरा हर प्रोग्राम आने वाला क्या करेगा, फ्लैग 0 लेके आएगा। ठीक है, फ्लैग 0 लेके आएगा। अगर फ्लैग 0 का 0 ही रहा तो मतलब है कि वो प्राइम है, क्योंकि वो नंबर डिविजिबल हुआ ही नहीं है। जब कभी नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो वहां पे वो 1 भेज देगा और 1 के केस में वो क्या कहेगा, कंपोजिट नंबर कहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रोग्राम को एफिशिएंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप 2 से लेके क्या करें, आप 2 से लेके नम को चेक करें ना। अगर नम मैं एंटर करूंगा, सपोज मैं 51 एंटर करता हूं तो आपका प्रोग्राम 2 से लेके 50 तक चलेगा। ठीक है, यानी 51 को पहले 2 पे डिवाइड करेगा, फिर 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से टिल 50 तक ऐड करेगा, डिवाइड करके देखेगा। तो मैं इसको ज्यादा एफिशिएंट बना लेता हूं, मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। 51 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो इसका आंसर तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर की वजह से वो क्या करेगा, पॉइंट वैल्यू को निगलेक्ट कर देगा और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 7। इसमें मैं +1 कर दूंगा जो कि 8 आ जाएगा, सपोज 8 आ जाएगा। तो ये क्या करे, इस नंबर को 8 तक डिवाइड करके देख ले। 51 को डिवाइड करे पहले 2 से, फिर 51 को डिवाइड करे पहले 3 से, 51 को डिवाइड करे पहले 4 से। देखा 2 से डिवाइड करेगा फिर भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 51 को डिवाइड करे 3 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 59 की एग्जांपल लेता हूं, 59 की अगर मैं एग्जांपल 59 की लेता हूं तो 59 का स्क्वायर क्या आएगा, 59 का स्क्वायर आ जाएगा तकरीबन 7 7 are 49, 8 8 are यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसके 7 के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा। तो 7 + 1 8 तक चेक करे, यानी कि वो क्या करे, 59 को पहले 2 पे डिवाइड करे, देखेगा 0 तो नहीं आता। 59 को 2 पे डिवाइड करे तो 0 नहीं आता। ठीक है, फिर 59 को 3 पे डिवाइड करके देखे 0 तो नहीं आता। 59 को डिवाइड करके 4 पे देखे नहीं। फिर 59 को 5 के साथ डिवाइड करेगा, 6 के साथ डिवाइड करेगा, 7 के साथ डिवाइड करेगा, मैक्सिमम 59 को 8 पे डिवाइड करे। अगर 8 पे वो डिवाइड ना होता 8 तक तो इसका मतलब वो नंबर डिवाइड होता ही नहीं है किसी पे। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एफिशिएंट लिख सकते हो, आपका एल्गोरिथम एफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा ना, नाम को आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, ऐसा भी लिखने की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि वहां पे स्क्वायर रूट ले लेंगे नंबर का तो वो वहां तक मूव करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो इसके आगे स्क्वायर रूट लेके आप ऐसा लिख दे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नम तक। क्योंकि आप स्क्वायर रूट यूज कर रहे हैं तो इसकी आपको हेडर फाइल यूज करना पड़ेगी math.h।
ठीक हो गया। math.h आपको हेडर फाइल यूज करना पड़ेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। फंक्शन सिग्नेचर एंड एडवांटेजेस ऑफ अ फंक्शन क्या होते हैं? ये फंक्शन के सिग्नेचर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें रिटर्न टाइप होती है, रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नेम होता है, फंक्शन के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होती है, बेटर स्ट्रक्चर, रीडेबिलिटी आती है, इसी मेंटेनेंस हो जाती है, डिबगिंग बिकम इजियर हो जाती है। I think this is the last, and at the last I want to say that thank you so much dear students. If you have any questions you can write me in comment. Thank you. Jazakallah khair.